Hello student, welcome back to our online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. Today we are going to learn class 8, lesson number 4, the freedom struggle of 1857. तो इस चैप्टर के 2 पार्ट्स हमने देखे हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है 3rd नंबर का पार्ट। इस पार्ट को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमें एक मैप दिया है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो येलो कलर का जो दिखाई दे रहा है हमें, ये जो एरिया है जहाँ पर येलो कलर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब होता है टेरिटरी अंडर ब्रिटिश कंट्रोल, मतलब कि ब्रिटिश के कंट्रोल में इतना प्रदेश हमारे देश का आ चुका था। एंड जो वहाँ पर डार्क कलर का, पिंक कलर का सर्कल दिया हुआ है, ये है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ अपराइजिंग, जहाँ पर बहुत ही बड़े यानी कि महत्वपूर्ण ऐसे जो लड़े हुए थे या उठाव हुए थे, उसके महत्वपूर्ण ऐसे ठिकान वहाँ पर ये पिंक कलर के होते हैं। एंड प्रेजेंट एक्सटर्नल बाउंड्री ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की वर्तमान बाह्य सीमा जो होती है वो यहाँ पर दी है। इस तरह के जो लाइन दिखाई दे रहे हैं, तुटक लाइन, इससे हमें ये पता चलता है। इस तरह से ये हमें मैप दिया है। यहाँ पर लाहौर, पेशावर, बहुत सारे जो गांव है, बहुत सारे जो शहर है, वो अंग्रेज़ों के कब्जे में थे। अब हमें आगे देखना है कि किस तरह से ये जो लड़ा था 1857 का, वो तो फेल हो चुका था, लेकिन उसमें बहुत सारे जो अलग अलग जाति धर्म के जो लोग थे, उन्होंने एक जगह पर आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ़ वहाँ पर वो खड़े हुए थे। भारत में बहुत बड़ा संग्राम वहाँ पर हुआ था। एंड इस तरह से भारत में हिंदू मुस्लिम की जो एकता है वो भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। एंड लेकिन इतना बड़ा स्वरूप था इस लड़ा का, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी, उनके जो मिलिट्री की जो स्ट्रेंथ थी वो बहुत ही बड़ी थी। इस वजह से उन्होंने ये जो लड़ा था वो दड़प डाला था। अब आगे हमें देखना है कॉजेस ऑफ फेलियर ऑफ द स्ट्रगल। तो ये जो लड़ा था वो फेल होने के यानी कि अयशस्वी होने के रीजन्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कॉज यहाँ पर दिए हैं। द स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स। 1857 का जो लड़ा था वो नीचे दिए हुए बहुत सारे कारणों के वजह से वो फेल हुआ था, अयशस्वी हुआ था। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक रीज़न दिया गया है, द स्ट्रगल वाज नॉट कॉम्प्रहेंसिव, मतलब ये जो लड़ा था वो पूरे भारत में नहीं हुआ था, उसका प्रसार पूरे भारत में नहीं हुआ था। द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ऑल ओवर इंडिया and its intensity was more severe in North India, but Rajputana, Punjab, some parts of the Bengal and North was India remained aloof. तो इसका जो स्ट्रगल था ये पूरे भारत में उसका प्रसार नहीं हुआ था। पूरे भारत भर में एक ही समय उसका लड़ा जो था वो होना चाहिए था। उत्तर भारत में उस लड़ा की जो तीव्रता थी वो बहुत ही अधिक थी, और उत्तर के पास उत्तर भाग में जो राजपूताना, पंजाब, बंगाल का कुछ भाग था, और ईशान्य भारत जो था, ये जो प्रदेश थे वह लड़ा के अलिप्त थे, यानी उस जगह पर कोई भी किस प्रकार का लड़ा वहाँ पर नहीं हुआ था। अब आगे हमें देखना है लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप। सर्वसामान्य जो नेता रहते हैं, जो नेतृत्व करना चाहिए, उसका अभाव वहाँ पर था। जैसे कि देयर वॉज नो कॉमनली एक्सेप्टेड लीडर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश, एंड ड्यू टू दिस देयर वॉज नो यूनिफॉर्मिटी इन द स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश। तो लड़ा में भारतीय पातड़ी पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज़ों के विरुद्ध में सर्वसामान्य जो लोग थे, उनका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं था, यानी इस वजह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध में एक संधपना नहीं दिखाई दे रहा था। 3rd नंबर का कॉज यहाँ पर दिया है, मोस्ट ऑफ द फेडेटरी प्रिंसेस रिमेंड अलूफ। राजे रजवाड़े थे, उनका जो पाठिंबा का भी यहाँ पर अभाव हुआ था। उन्होंने जिस तरह से उनकी यहाँ पर सहायता चाहिए थी, मदद चाहिए थी, वो मदद उन्होंने नहीं की थी। जस्ट एज द कॉमन पीपल सफर्ड ड्यू टू ब्रिटिश रूल, सिमिलरली द प्रिंसेस ऑल्सो वेयर सफरिंग, बट एक्सेप्ट अ फ्यू अदर रिमेन्स फेथफुल टू द ब्रिटिश। लेकिन जिस तरह से कॉमन जनता जो थी, सामान्य जनता जो थी, उन्हें अंग्रेजी सत्ता जो यानी कि वहाँ पर उससे वो बहुत ही ग्राहित हो चुकी थी, बहुत ही ग्रासित हो चुकी थी। लेकिन जो उनके साथ में जो राजे रजवाड़े थे, वो भी उनको भी बहुत सारा वहाँ पर
सफरिंग हो रहा था, लेकिन उनमें से कुछ लोगों ने इसमें शामिल हुए थे, सभी लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। एंड लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिस, उनके साथ लश्करी जो डावपेच रहते हैं उसका भी उन पर बहुत सारा अभाव हुआ था। इंडियन सोल्जर्स वेयर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिस, दे कैप्चर दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन इट। तो अंग्रेजों जो सैन्य थे उनके साथ बहुत बड़ा यानी कि भारतीय सैन्य जो थे उनके पास शौर्य था, परंतु उसका जो यूज़ था, उसका जो इस्तेमाल था, वो योग्य समय पर उनके जो डावपेच थे वो उन्हें नहीं दिखाने आए। लेकिन दिल्ली जीतने के बाद वो उन्हें उसका टिकाव भी नहीं उन्हें यानी कि टिकाव नहीं कर सके वो। एंड वैसे ही जो उठाव वाले थे उनके पास पूरे से ऐसे शस्त्र साहित्य नहीं था। एंड द ब्रिटिश हैड इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, लेकिन ब्रिटिशों के पास इकोनॉमिक स्ट्रेंथ था, उनके पास बहुत सारा धन था। इस वजह से उन्होंने अंग्रेज़ों के पास बहुत बड़ी जो आर्थिक ताकत थी और जो शिस्तबद्ध ऐसे उनके जो सैन्य थे, डिसिप्लिन आर्मी, इनफ स्टॉक ऑफ लेटेस्ट आर्म एंड एक्सपीरियंस आर्मी जनरल, उनके पास बहुत सारे अद्ययावत शस्त्रास्त्र थे और अनुभवी ऐसे सेनानी थे। इस वजह से उनके सामने भारतीय सैनिकों का वहाँ पर ठिकाना नहीं लगा। एंड सिंस ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, और जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन था यानी कि दड़न वड़न जो था उसमें भी अंग्रेज़ों का भी कब्जा उस पर था। इस वजह से देयर मूवमेंट्स वेयर स्विफ्ट, एंड उनकी जो हलचल थी वह बहुत ही जलद रीति से हो रही थी। एंड ड्यू टू दिस द इंडियन सिपाही कुड नॉट सक्सीड, वार्स आर फाउट ऑन नॉट ओनली बेस्ड ऑन ब्रेवरी बट ऑल्सो थॉट मिलिटरी स्ट्रेटेजी। एंड जो भारतीय सैनिक थे उनके सामने उनका निभाव नहीं लग सका। एंड इस वजह से जो बहुत सारे लड़ाया या जो शौर्य रहता है उस और या जो लश्करी डावपेच रहते हैं उस पर शर्यत जो रहती है, ये जो लड़ाई रहती है वो नहीं जीती जाती, तो उसके लिए बहुत सारी ताकत, बहुत सारी मिलिट्री की स्ट्रेंथ होनी ज़रूरी होती है। एंड इस बहुत सारे कारणों से, बहुत सारे रीज़न से ये जो उठाव था वो दड़प डाला था अंग्रेज़ों ने। अब हमें यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इंटरनेशनल सिचुएशन वाज फेवरेबल टू द ब्रिटिश, यानी अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति जो है अंग्रेज़ों को अनुकूल थी। अंग्रेज़ों के साथ जो रशिया की जो यानी कि द क्राइमियन वार विथ रशिया वाज जस्ट ओवर, अंग्रेज़ों के साथ रशिया के जो क्रिमियन युद्ध हुआ था वो तुरंत यानी कुछ देर पहले ही वो समाप्त हो चुका था। एंड द ब्रिटिश वोन द वार, एंड इस वजह से अंग्रेज़ों ने उस पर विजय प्राप्त किया था। दे हैड ट्रेड रिलेशन विथ डिफरेंट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड, उन्होंने बहुत सारे देशों के साथ व्यापार का संबंध वहाँ पर बनाए थे। एंड द नवल स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिटिश वाज वास्ट वेयर एज द इंडियन रेबल्स वेयर आइसोलेटेड, और उनके पास आरमारी जो ताकत थी वह बहुत बड़ी थी, और उसके उलट उठाव कर जो थे उसकी परिस्थिति अलग थी, उनके विरुद्ध में थी, उनके पास ऐसी ताकत नहीं थी। अब आगे हमें दिया है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड ऑफ रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्वतंत्र लड़ाई के जो परिणाम हुए थे वो हमें दिखना है यहाँ पर। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजवट थी वो किस तरह से समाप्त हो चुकी थी। ड्यू टू द कंपनी रूल देयर वाज ग्रोइंग डिससेटिस्फेक्शन अमॉन्ग द इंडियाज, एंड द ब्रिटिश रूल हैड टू फेस द स्ट्रगल ऑफ 1857। तो 1857 में जो लड़ा हुआ था उसका जो आह्वान उनके सामने खड़ा रहा था अंग्रेज़ों के सामने, इसकी जो अंग्रेज़ों को भी इसकी कुछ जानी हो रही थी। एंड इंग्लैंड की जो रानी थी उसको भी ऐसा लग रहा था, यानी वो डरी थी इस वजह से। एंड इट फोर्स द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ द कंपनी एंड इंस्टेड टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रूलिंग ओवर द पीपल ऑफ इंडिया थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो 1858 का जो एक्ट हुआ था उस साल में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अब एक कायदा बनाया था। इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जो राजवट थी वह बर्खास्त की गई थी, और वहाँ पर जो गवर्नर जनरल ये जो पद था वो वाइसरॉय के नाम से जाना जाता था। द गवर्नर जनरल वाज नाउ डिसाइंटेड एज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड लॉर्ड कैनिंग happened to be the last governor जनरल एंड द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जो लॉर्ड कैनिंग था वह
लास्ट वाला गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय बना था इंडिया का। एंड न्यू पोस्ट कॉल्ड सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया। उस तरह से भारत के विषय पर जो कार्यभार देखने वाले जो भारत मंत्री जो थे ये भी पद इंग्लैंड ने शासन में निर्माण किया था। इस तरह से उन्होंने अपने शासन पद्धति में थोड़ी सा बदल कर दिया था। क्वींस प्रोक्लेमेशन यानी कि रानी का जाहिरनामा क्या था, इंग्लैंड की जो रानी थी उसने क्या जाहिरनामा किया था। क्वीन विक्टोरिया ऑफ इंग्लैंड इशूड अ डिक्लेरेशन एड्रेसिंग द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल इंडियंस आर और प्रोगेनी। तो इंग्लैंड की जो रानी थी विक्टोरिया, इसने भारतीयों के उद्देश्य में एक जाहिरनामा बनाया था। वो कहती थी कि सभी जो भारतीय है वो हमारे प्रजाजन हैं एंड henceforth they will not be discriminated on the basis of race, religion, caste or birthplace। और वंश, धर्म, जात और जन्मस्थान की वजह से उस प्रजाजन में कभी भी कोई भी भेद नहीं कर सकेंगे। एंड गवर्नमेंट सर्विसेज विल बी गिवन ऑन मेरिट, जो गवर्नमेंट सर्विसेज है वो अपने मेरिट पर यानी गुणवत्ता पर दी जाएगी। There will be no interference in religion affairs. It was made clear that the British Crown will honor all treaties and agreements made by the company with the rulers of princely states and no princely state will be annexed henceforth। तो शासकीय नौकरी जो थी वह भी गुणवत्ता पर दी जाएगी एंड धार्मिक जो चीज़ें थी उसमें कौन सा भी हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। एंड संस्थानिक जो थे उनके साथ किए गए जो करार थे वो भी उनका भी पालन अच्छे से किया जाएगा। और अलग जो कारण थे, कौन से भी अलग कारणों से जो संस्थान थे वो खालसा नहीं किए जाएंगे, ऐसा गाई उन्होंने अपने जाहिरनामा में दी थी। अब हमें देखना है चेंज इन कंपोजिशन ऑफ आर्मी। भारतीय जो लश्कर था उसकी पुनर्रचना किस तरह से की गई थी। द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द आर्मी, इंग्लिश ऑफिसर्स वेयर प्लेस्ड अ स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, आर्टिलरी वॉज केप्ट एक्सक्लूसिवली इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश। तो जो लश्कर में जो सिपाही थे, अंग्रेजी जो सैनिक थे, उनका प्रमाण बढ़ाने के लिए यानी कि उनका जो प्रमाण था वो बढ़ाया गया। एंड महत्वपूर्ण जो ठिकान थे वहाँ पर अंग्रेजी अधिकारियों की नियुक्ति वहाँ पर की गई थी। एंड इंग्लिश ऑफिसर्स वहाँ पर यानी कि उनको वहाँ पर भेजा गया था। एंड तोपखाना ये जो था पूर्णपण यानी कि पूरा तरीके से वहाँ पर अंग्रेज़ों के ताबे में वो रखा गया था। देयर वॉज डिवीजन ऑफ मिलिट्री ऑन बेसिस ऑफ caste and proper care was taken to avoid Indians to unite the rebel against the British। और जो तोपखाना था वो अंग्रेजों के कब्जे में रखा गया था। एंड लश्करी जो टुकड़े थे उसकी जातवार ऐसी विभागनी वहाँ पर की गई थी। एंड भारतीय जो सैनिक थे वो एक जगह पर न आ सके, यानी कि अंग्रेज़ों की सत्ता के विरुद्ध में कोई भी उठाव न कर सके, ऐसी वहाँ पर उन्होंने तजवीज़ कर दी थी। अब आगे देखना है हमें चेंज इन पॉलिसी, यानी कि धोरणात्मक बदल किस तरह से किए गए थे। द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडियंस। भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक जो चीज़ें रहती है उसमें हस्तक्षेप न करने का अंग्रेजों ने धोरण स्वीकार किया था। एंड दे ऑल्सो स्टार्टेड टेकिंग केयर दैट द इंडियन सोसाइटी विल नॉट बी यूनाइटेड ऑन सोशल ग्राउंड। वो जो अंग्रेजी भारतीय जो समाज था वो किसी भी दृष्टि से एक संध नहीं हो सके, इसलिए उनके प्रयत्न चल रहे थे। यानी कि भारतीय सामाजिक जो लोग थे उन्हें एक जगह पर ना आ सके, इसलिए वो बहुत बड़ी केयर कर रहे थे। एंड दे सॉ टू इट दैट देयर विल बी कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, टेरिटरी एट्सेट्रा। और भारतीयों में अगर कोई बात से अगर जात, धर्म, वंश और प्रदेश से कोई भी कारण से अगर कुछ संघर्ष निर्माण होते हैं तो उनमें भारतीयों यानी कि एक दूसरे के वजह से उनके मन में कलुषित ऐसे धोरण वहाँ पर बनाए गए, जैसे कि दे एडोप्टेड द पॉलिसी एंड पॉलिटिंग द माइंड्स ऑफ इंडियंस बाय फॉलोइंग द डिवाइड एंड रूल एंड पॉलिसी। उन्होंने तोड़ो और राज्य करो ऐसे वहाँ पर
एक अंग्रेजी ऐसा राज्य का सूत्र वहाँ पर बनाया और उसका अवलंब वहाँ पर किया। ड्यू टू द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 द इंडियंस फेल्ड ऑफ गिविंग अ यूनाइटेड फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 बिकेम एन इंस्पिरेशन ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। तो 1857 का जो स्वतंत्र लड़ा रहा था वो अंग्रेजी राज्य सत्ता को के विरुद्ध में संगठित ऐसे बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था। और ऐसा जो भारतीयों को जो लग रहा था जैसे कि 1857 का जो स्वातंत्र्य लड़ा था वह भारत के स्वातंत्र्य का जो चळवळ हो रही थी उसका वह प्रेरणा स्रोत वहाँ पर बना था। इस तरह से भारतीयों ने जो लड़ा दिया था उसमें अंग्रेज़ों की जो सत्ता थी वह डर चुकी थी। इस तरह से लेसन हमारा यहाँ पर समाप्त हो चुका है।